भीष्म पितामह, राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन का जनक और घोड़े वाले। मैंने अभी जो बात की हमने, वो पहला आदमी है जिसने पूरे राजस्थान पर एक साथ लिखना शुरू किया। उसके साथ वो पहला आदमी है जिसने अभिलेख वगैरह पढ़ने शुरू किए, इनके आधार पर लिखना शुरू किया। हिस्ट्री पहले भी किसी ने लिखी होगी, पर पहले लोगों का इन अभिलेखों की तरफ इतना ध्यान गया। पहले उन्होंने लिख दिया कि भाई कोई पुरानी किताब पढ़ी थी, उस किताब में कुछ चीजें पढ़ी और उनमें से काम काम की चीजें निकाल के लिख दी। चार लोगों से मिले, उन लोगों से बातें पूछी, उनके आधार पर लिख दी। राजाओं के रिकॉर्ड्स देखे, उनमें जो पढ़ा उसके आधार पर लिख दी। अभिलेखों को भी पढ़ा जाना चाहिए, सिक्कों को भी देखा जाना चाहिए, मंदिरों को देखा जाना चाहिए, मूर्तियों को देखा जाना चाहिए। ये वाली परंपरा पहले ज्यादा उस आदमी ने इन सबको लिया है। तो मॉडर्न तरीके से जो यदि कोई हिस्ट्री लिख रहा था तो वो आदमी कौन है? जेम्स टोड। उसके बाद में शुरू हो गई सारी परंपरा। ओझा जी ने खूब सारा लिखा है। अपने आजादी के बाद और आजादी के आसपास में तीन बड़े राइटर रहे हैं, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरा दास शर्मा। कौन कौन बताओ? मथुरा लाल शर्मा। थ्री शर्माज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, मथुरा लाल शर्मा। तीनों ने खूब बड़ा लिखा है। अपने एक बहुत अच्छे राइटर हुए ओझा जी से ठीक पहले, जो बेसिकली मेवाड़ की हिस्ट्री लिखे गए, पर बाकी चीजें भी लिखी उन्होंने, श्यामल दास जी। कौन हुए? इनकी बड़ी फेमस बुक है वीर विनोद। कौन सी बुक है? उसके बाद में खूब सारे राइटर हुए। आप किसी भी राइटर की बुक पढ़िए तो दो बात लिखेंगे, या तो ये लिखेंगे कि जेम्स टोड ने ये बात गलत लिखी है, जेम्स टोड ने ये बात है, या लिखेंगे कि जेम्स टोड ने यह सही लिखा है। मतलब या तो आप जेम्स टोड से सहमत हो या आप जेम्स टोड से असहमत, या तो एक्सेप्ट करोगे उसको या एक्सेप्ट नहीं करो, या तो एग्री हो या डिसएग्री हो। इग्नोर नहीं कर सकते आप ये कहोगे मैं बिना टोड को पढ़े राजस्थान की हिस्ट्री लिख दूंगा ना। या तो टोड को आप ये कहोगे टोड सच्चा है, या आप कहोगे टोड, आप कहोगे टोड झूठा है, मैं जो लिख रहा हूं वो सच है, फिर भी टोड तो आया ना। या आप कहोगे टोड ने जो कहा वही मैं मान रहा हूं, तो भी टोड तो आया, तो टोड वो आदमी है। अच्छा, टोड की हिस्ट्री में खूब सारी गलतियां, कारण वो यहाँ की भाषा नहीं जानता था, सीखी उसने, और सीख के जब आप करोगे तो यही है। मैं आपको कहता हूं, आप तो राजस्थान छोड़िए, बाकी छोड़िए, आप तो आपका जो जिला है उसके अलावा दूसरे जिले की हिस्ट्री लिखने दे दूं ना मैं आपको, तो गलतियां कर दो। जिला बड़ी बात है, दूसरी तहसील की नहीं लिख पाए, उसमें भी 10 गलतियां करेंगे। दूसरे गांव के बारे में भी हमारे पास में पूरी जानकारी नहीं होती, तो वो तो गोरा था, दूसरी धरती से आया था, अपने से सीधा लेना देना। फिर कल्चरल डिफरेंस, आपकी कल्चर अलग प्रकार की, उनकी कल्चर अलग प्रकार की है, तो उसने कहीं देखा भी तो उसने कई कई सारी चीजों को अपने कल्चर से जोड़ दिया। उस लिख दिया कि यार ये हुआ होगा। जैसे जब वो शुरुआत में लिखता है राजस्थान के बारे में लिखता है, तो वो लिखता है कि भाई ये है कौन, राजस्थान के जो लोग है, जो राजा है यहाँ के कौन थे, तो कह के गया कि ये सारे विदेश से आए थे, ये यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं, ये लोग बाहर से आए थे। ये शक है। ये कौन है? भारत में बाहर से आने वाली जातियां हैं, शक, हूण, कुषाण, बाहर से आए थे। तो उसने कहा राजस्थान के जितने भी राजपूत राजा है सारे के सारे कौन है? ये यहाँ के ही नहीं, ये तो बाहर से आए थे और बाहर से आके यहाँ पे राज करने लग गए। तो उसको पूछा गया भाई तेरे पास क्या प्रूफ है? वो अपना प्रूफ तो देगा ना, उसको कैसे लगता है। तो उसने अपने प्रूफ दिए बाकायदा। अब उसने लिखा है कि राजस्थान के जो राजपूत थे उनमें सती प्रथा थी, महिलाएं सती होती थी, और शकों में सती प्रथा थी। राजस्थान के जो राजा थे अश्वमेध यज्ञ करते थे, और पुराने टाइम में भी अश्वमेध यज्ञ, शकों में भी अश्वमेध यज्ञ होते थे। राजस्थान के जो राजा थे वो हथियारों की पूजा करते थे, और शक भी हथियारों की पूजा करते थे। तो इससे उसने कई सारी चीजें बताई। अब कल्चरल डिफरेंस यहाँ है कि संभवतः वो इन चीजों को जान ही नहीं पाया कि हमारे तो सती प्रथा महाभारत में भी है। महाभारत में हम पढ़ते हैं राजा पांडु की जब मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी माद्री उनके साथ में सती हो गई थी। हम तो रामायण में पढ़ते हैं राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जरूरी है कि हम शकों से अश्वमेध यज्ञ सीखें? क्या पता राम जी लड़ाई कर रहे हो। पहले से हमारी परंपरा चली आ रही है। अब ये उसका रीजन ये है कि वो पूरा ढंग से हमारी कल्चर को जानता नहीं था, नहीं जानता, तो उसने ऐसा किया। तीसरा, वो लोगों पर डिपेंड था कि किसी ने उसको पढ़ के बताया, किसी ने उसे बताया, तो उसके आधार पर उसने क्रॉस चेक करवाए खूब सारे, पर फिर भी उसकी ट्रिम, वो आप टाइपिंग एरर मानिए या प्रिंटिंग एरर मानिए, खूब सारी है। ऐसे तमाम हम सब लोग जानते हैं कि पद्मिनी के जो पति थे उनका नाम रतन सिंह है, टोड भीम सिंह कर गया, टोड से भीम सिंह लेके चला गया। तो वो मुझे लगता है वो किसी पढ़ने वाले ने उसको गलत बताया गया, उसको सुनने में गलत आ गया होगा, या एक जगह किसी नोट्स में गलत हो गया होगा, फिर वैसा वैसा टाइपिंग में चला गया होगा। जैसी खूब सारी गलतियां उसकी हिस्ट्री के अंदर, पर फिर भी उसकी जो किताब है इन गलतियों के बावजूद पढ़े जाने लायक है, कि वो किताब राजस्थान के बारे में पूरा विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है कि कैसे कैसे राजस्थान की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, और किताबें कैसे जीवन बदलती है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल टोड वाली बुक है। टोड का फर्स्ट पार्ट पब्लिश होता है 1829। कब पब्लिश होता है? इंग्लिश में बुक है। कौन सी भाषा में? तो राजस्थान के लोगों ने तो पढ़ी ही नहीं, क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं थी। हमारे बारे में एक बुक आई और हमारे लोगों ने उसको पढ़ी। आप कहोगे सर आती है तो भी नहीं पढ़ी। अब तो आ गई ना इंग्लिश, फिर भी आपने तो पढ़ी नहीं। तो उस टाइम तो आप सोच ही नहीं सकते। पर इस बुक को भारत में सबसे अधिक पढ़ा बंगालियों ने। किसने पढ़ा? क्योंकि भारत में सबसे अच्छी इंग्लिश बंगालियों की थी। कारण कि भारत में सबसे बड़ा राज ही अंग्रेजों का बंगाल में था। जहां अंग्रेजों का राज होगा उनको अंग्रेजी आएगी।
हमारे अंग्रेजों का राज नहीं था तो हमें अंग्रेजी नहीं आई, बंगाल पर अंग्रेजों का राज था तो बंगालियों को अंग्रेजी है। अच्छा, बंगाल में अंग्रेजों का राज हुआ क्योंकि अंग्रेजों ने बेसिकली उन जगह पे राज किया जहां पे पानी है। पानी का मतलब समुद्र, पानी का मतलब उनको ट्रेड करना था, ट्रेड का रास्ता समुद्र था, तो उन्होंने पूरा इसी पे तो कब्जा किया। नीचे वाला पूरा साउथ इंडिया और इधर वाला ये तट और इधर वाला ये तट, इस पे कब्जा कर गए थे वो। यहां पर उनको मद्रास सेंटर है उनका, यहां पर उनका सेंटर कलकत्ता है, यहां पर उनका सेंटर बॉम्बे। तीन ही तो बड़े सेंटर हुआ करते थे उनके। अच्छा, फिर वो आए हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ भी आए हैं, पर नॉर्थ इंडिया की तरफ आने का फिर उनका रीजन यही था कि भाई हमारे इनको सिक्योरिटी देनी है, यहां पर कोई हमला ना कर दे, इधर वाला हमारे पर हमला ना कर दे, इधर वाला को खत्म कर दो, हम ही कब्जा कर लें। तो यूपी पे कब्जा कर गए। और फिर यूपी की जमीन अच्छी थी तो उनको लगा थोड़ा खेती भी अच्छी होगी इधर, फिर पंजाब पे कब्जा कर गए, इस चक्कर में उधर से अफगानिस्तान ना आ जाए, उधर से रूस ना आ जाए, तो ऊपर कब्जा कर गए। तो उनकी बेसिकली जगह ये रही, राजस्थान की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया, इसलिए कब्जा भी नहीं किया उन्होंने। न उधर ट्रेड वाला उनका पूर्ति हो रहा था कि पानी वाला था, न इतनी अच्छी कोई खेती हो रही थी, हमले हमले उन्होंने उधर से बंदी कर दिए थे, तो उनका मामला सेटल था। अब हमारे पे राज नहीं आया तो हमारे को अंग्रेजी भी नहीं आई, बंगाल पे राज आया तो बंगाल को अंग्रेजी पे। और जिसको आप सोने की चिड़िया कहते हो बंगाली था, अपने तो चिड़िया के पांखड़े भी पांति नहीं आ रहे थे, चिड़िया उधर ही हुआ करता था वो, तो वो उधर कब्जा भी कर गए। अब जब किसी पे कब्जा होगा तो उन लोगों में विरोध की भावना भी आई, रिएक्शन होगा। एक्शन है कि अंग्रेज कब्जा कर रहे हैं तो रिएक्शन, वहां लोग कब्जा कैसे कर लिया, हम कब्जे छुड़वाएंगे। अब मान लो 5 बंगाली बैठे, 5 बंगालियों के मन में आएगा अपने को आजाद करवाना बंगाल को, और पांचों ने बैठ के बाद मार देंगे अंग्रेजों को और आजाद करवा लेंगे। पांचों पांचों घर से बाहर निकले होंगे तो चौराहे पे 2 अंग्रेज बंदूक लेके खड़े थे, तो उन्होंने आपस में कहा कंट्रोल उदय कंट्रोल, बंदूकों के सामने तो पार पड़ेगी। उन दिनों में जब बंगाली चाहते हैं कि आजाद करवाया जाए, बंगालियों में भावना है कि नेशनलिज्म है, हमारा देश है, उसको आजाद करवाया जाए, पर बंगाली हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बंगालियों को लगता है कि ना अंग्रेजों के खिलाफ पार पड़ेगी। उन दिनों में उनके पास टोड की बुक पहुंचती है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसका फर्स्ट पार्ट पहुंचता है, इसमें मेवाड़ की हिस्ट्री है। और बंगालियों को लगता है कि जब राजस्थान के मुट्ठी भर लोगों ने दुश्मनों को इतने इतने बरसों तक छका के रखा था, तो हम मुट्ठी भर लोग अंग्रेजों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते। टोड की बुक बंगाल में राष्ट्रवाद लाती है, टोड की बुक बंगाल में नेशनलिज्म लाती है। भारत का एकदम फार ईस्टर्न पार्ट जो है, पूर्वी क्षेत्र जो है, वो पश्चिम से प्रभावित होता है। हम भारत के सबसे वेस्ट में बैठे हुए लोग हमारी कहानियों से पूर्व में बैठे हुए लोगों को प्रभावित करते हैं, उन कहानियों से जो हमने लिखी भी नहीं। कहानियां लिखने वाला एक पश्चिम का व्यक्ति प्रभावित करता है भारत के लोगों को, प्रभावित वे लोग होते हैं जो पूर्व में बैठे हैं, वे प्रभावित उन लोगों से होते हैं जो भारत के भी पश्चिम में बैठे हैं। तो बड़ी विचित्र सी बात है। और टोड की किताब पढ़ने के बाद उनको लगा कि अरे यार क्या चीज है, आप कभी पढ़ेंगे तो पाएंगे बंगाल के जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए वो राजस्थान आके गए केवल इसलिए कि फील लिया जाएगी क्रांति कैसे की जाएगी। अरविंद घोष यहाँ चित्तौड़ बैठे रहे थे, इस आबो हवा में, इस चित्तौड़ की हवा में कुछ तो ऐसा होगा कि यहाँ के लोगों में वीरता की भावना आती होगी। रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा परिवार साहित्यकार है। रविंद्रनाथ टैगोर, उनके एक भाई अवनिंद्रनाथ टैगोर, उनके एक भाई ज्योतिरेंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक कोई बहन स्वर्ण कुमारी, पूरा का पूरा परिवार उनका इस प्रकार का है। उनके परिवार में एक भी सदस्य नहीं है जिसने राजस्थान पर बुक नहीं लिखी हो। पूरा बंगाल राजस्थान पे बुक लिख के गया। बीच में मेरे को अपने जोधपुर आईआईटी के अंदर एक कोई कार्यक्रम में बुला लिया था। कार्यक्रम क्या कि बंगाल के कुछ आईआईटी के स्टूडेंट जोधपुर आईआईटी घूमने के लिए आए हैं, तो उनका 3-4 दिन का सेशन था बंगाल के बच्चों का। एक दिन का सेशन ये कि जोधपुर का भ्रमण करवाएंगे, एक दिन का सेशन ये कि जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट दिखाएंगे, एक दिन का सेशन ये कि जोधपुर के गांव लेके जाएंगे, एक दिन का सेशन था कि हम आपको राजस्थान की हिस्ट्री बताएंगे। तो जोधपुर आईआईटी ने मुझे फोन किया कि हमें लगता है आप इन बच्चों को ढंग से समझा पाओगे, आप क्योंकि पढ़ाते हो राजस्थान की हिस्ट्री, आप इनको आगे पढ़ाओ। घंटे 1.5 घंटे जितना आप बोल सको, हम तो आपको 2 घंटे का देंगे, 2 घंटे में आपको जितनी बातें बतानी उतनी बता दो। मैं जब जा रहा था तो मैंने सोचा कि यार बंगाल के स्टूडेंट को राजस्थान हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जा सकती है और क्या बताएंगे 2 घंटे ऐसे लोगों को जिनको राजस्थान की हिस्ट्री आप जानते हो थोड़ा बहुत। जब मैं कहता हूं पद्मिनी को जानते हो, उनका पति रतन सिंह थे, तो आप दोनों नाम जानते हो, पद्मिनी भी और रतन सिंह। यदि कोई व्यक्ति केवल पद्मिनी जानता हो, रतन सिंह के बारे में जानते हो नहीं, मैं उसको रतन सिंह के बारे में क्या बता दूं और 2 घंटे तक क्या बता दूं। कोई 15 मिनट सुन ले, 20 मिनट सुन ले, फिर उठ उठ के चले जाएंगे, और उठ उठ के जाएंगे फिर मतलब भी क्या निकलेगा। थोड़ा इधर उधर से सर्च किया तो मुझे मिली कि एक पूरी बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि बंगालियों ने राजस्थान पे क्या क्या लिखा है। 600-700 पन्नों की पूरी बुक ही मिली। प्रिंट आउट निकाला उसका, मिल नहीं रही थी, प्रिंट आउट निकाला, मैंने 2-3 दिन में उसको पढ़ा। तो उसमें जगह जगह रेफरेंस है कि कौन से बंगाल के राइटर ने राजस्थान के कौन से राजा पर लिखा है, कौन से बंगाल के राइटर ने कौन से भी लिखा है, कौन सी मूवी बनाई गई थी, कौन से नाटक रचे गए थे, सबके वर्णन है। और टैगोर का तो पूरा परिवार। फिर बीच में मैं एक अवनिंद्रनाथ टैगोर, टैगोर के परिवार के एक भाई थे, कजन थे, उनकी उनकी एक बुक ले गया पूरी राज कहानी, बंगाली में लिखी हुई थी, बाद में उसका ट्रांसलेशन हो गया था हिंदी के अंदर। उसमें केवल मेवाड़ पे है, और मेवाड़ के ऐसे ऐसे कैरेक्टर पर है जिनके बारे में हम 4-4 लाइनें जानते हैं, उन्होंने पूरे चैप्टर लिखे। तो कितने प्रभावित हुए होंगे कि उन्होंने अपने पे इतनी किताबें लिखी। तो टैगोर खुद लिखते हैं, टैगोर कहते हैं कि जब मैं बच्चा था और जब मैं भारत की हिस्ट्री पढ़ता था तो सिकंदर से लेके क्लाइव तक, कहां से कहां तक,
मतलब अलेक्जेंडर से लेके क्लाइव तक। अलेक्जेंडर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, उससे लड़ा था राजा पोरस। कौन लड़ा था? राजा पोरस। क्लाइव प्लासी का युद्ध लड़ता है, बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, और उसमें बंगाल का नवाब लड़ता है सिराजुद्दौला। कौन लड़ता है? तो टैगोर लिखते हैं कि अलेक्जेंडर से लेके क्लाइव तक, पोरस से लेके सिराजुद्दौला तक। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो भारत के इतिहास में मुझे हार हार और हार दिखाई देती है कि पोरस सिकंदर से हार गया, सिराजुद्दौला क्लाइव से हार गया, और मेरा बच्चे का मन बड़ा व्यथित हो उठता था कि क्या हम हर जगह हार गए थे। तभी जब मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ लेता हूं तो मेरा रोम रोम पुलकित होता है कि उस रेगिस्तान के लोगों ने भले पानी नहीं था पर खून बहा दिया था। यदि टैगोर जैसा आदमी वहां बैठकर इस प्रकार की बात लिखता है, कितने प्रभावित हुए होंगे। तो टोड की एक बुक ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार कर दिया। एक अंग्रेज द्वारा लिखी गई पुस्तक अंग्रेजों के खिलाफ भारत का माहौल तैयार कर गई थी। तो बुक कौन सी? और वास्तव में उसने इतनी राजस्थान की तारीफें की है, आप जब पढ़ते तो कई जगह आपको लगता है ज्यादा नहीं कर दी। सच में थे क्या ऐसा? बड़ा गजब लिखता है। मतलब जब टोड को रवाना कर दिया गया था ना, वो जब उदयपुर से रवाना होता है, तो लिखता है कि जब मैं उदयपुर से रवाना हुआ तब उदयपुर के राजा ने मेरे साथ कुछ लोग भेजे सिक्योरिटी के लिए साथ में। रात को हम एक जगह रुके, पाली के आसपास वो किसी एक जगह रुकता है। रात को हम एक जगह रुके तो मैंने उन साथ वालों को कहा कि ठीक, यहां तक आपने मुझे पहुंचाया, अब यहां से आगे मैं चला जाऊंगा, अब जा सकते हैं। एक रेस्ट हाउस था, सर्दियों का समय था, मैं रात को उस रेस्ट हाउस के अंदर रुक गया। सुबह जब मैं जल्दी उठा, मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि रेस्ट हाउस से थोड़ा दूर कुछ लोग बैठे बैठे अलाव तप रहे थे। अलाव मतलब आग, आग तप रहे थे। मुझे लगा इतनी सुबह सुबह 4-5 बजे के आसपास में कौन लोग है, क्या कोई डाकू वाकू नहीं हो, क्या कोई लूटने वाले नहीं हो। और मैं धीरे धीरे उनके पास गया तो मुझे पता चला तो वही लोग जो मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, जिनको मैंने रात को कह दिया था कि तुम चले जाओ, और मैं अंदर चला गया था। मैंने पूछा उन लोगों की कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो जब मैंने तुम्हें कह दिया था यहाँ से चले जाओ। तो उनका साहब, हम रात को चले जाते, जंगल था, कोई जंगली जानवर आप पर आक्रमण कर देता, कोई डाकू आ जाते तो आपकी दिक्कत हो जाती, इसलिए रुक गए हम। तो आप अंदर क्यों नहीं आए मेरे पास? साहब आपने कह दिया था जाओ, तो हम वापस अंदर नहीं आए, और क्या था रात रात बैठे रहे बाहर, अलाव तप लिया, अब सुबह चले जाएंगे। तो लिखता है कि किसने कहा ये कि काले लोग एहसान फरामोश होते हैं? किसने कहा कि काले लोग? क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि काले लोगों में एहसान होता। अंग्रेज जब मानते थे इन भारतवालों को कितना भला कर दो, ये हमारा कभी भला करेंगे नहीं। तोड़ लिखता है कि तुमने गलत लिखा है, यहाँ के लोग एहसान फरामोश या एहसान मानते हैं। मैं इनके रहा था, इनके लिए काम किए थे, तो इन लोगों ने मेरे लिए इतना रखा है यहाँ पे। अच्छा, टोड बड़ा पॉपुलर हुआ था यहाँ पे, कारण था कि टोड के आने के बाद में लड़ाई झगड़े रुके। अंग्रेजों के आने के बाद लड़ाई झगड़े रुके। अंग्रेजों की तरफ से अपने कौन आया था? टोड। तो अपने को लगता था लड़ाई झगड़े किसने रोके? टोड, टोड ने रोके हैं। तो बाद में टोड का जगह जगह बड़ा आदर हुआ करता था। टोड जहां भी जाता वहां लोग बड़ा मानते थे। बीच में तो अपने भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा तो मेवाड़ मारना चाहते थे, भीलवाड़ा का नाम टोड पर कर दिया जाए। और भीलवाड़ा के लोगों तक ने कहा कि हाँ, टोड के नाम पर यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। टोड मना करता है, ना ना ना, रहने दो, इसका नाम इस आगे सा रखा जाना चाहिए। एक और कोई मैं बोल रहा हूँ, कोई बांध बनाया था, उसका नाम टोड के नाम पर करने की थी, पर उसने मना किया कि नहीं। फिर फाइनली बरसावाड़ा का नाम बदला गया, बरसावाड़ा का नाम बदल किया गया। तो टोड बड़ा पॉपुलर रहा था अपने यहाँ पर। याद रहेगी बातें। अब सुनना, देखो मेरी बात ढंग से पढ़ना। हम ऐसे ऐसे नाम पढ़ेंगे जो आपने जीवन में कभी सुने ही नहीं है, पर वो इसके अंदर है सोर्स। जिस 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 प्रकार से आरपीसी इधर उधर मुड़ती जा रही है, वो इधर से सवाल भी पूछती है। थोड़ा ध्यान देना। अब तक वाले में आप बीच बीच में फिर भी बोलते रहते थे, सर टोड ने ये भी तो किया था, टोड ने ये भी किया था। अब आप कोई नहीं बोलेंगे, केवल मैं ही बोलूंगा, क्योंकि आपके नाम ही नहीं सुने हुए, है ना। क्या है पुरालेखी स्रोत? मैं जब पहले दिन क्लास शुरू कर रहा था तब मैं बोल रहा था कि राजाओं के डॉक्यूमेंट्स जो बाद में कलेक्ट करके रखे गए, राजाओं के डॉक्यूमेंट जो बाद में, वो कौन से सोर्स है हमारे? अच्छा, इनको ये आर्काइवल, इंग्लिश वाला वर्ड, हिंदी वाला वर्ड तो पता नहीं इन्होंने कैसे बना लिया, बाकी इंग्लिश वाला जो वर्ड है आर्काइवल, ये इसलिए है क्योंकि जहां पे रखे गए उन जगह को बोलते हैं आर्काइव। आर्काइव में रखे गए इसलिए नाम क्या हो गया इनका? आर्काइव। हिंदी में हम इसका नाम बनाते हैं अभिलेखागार। क्या बनाते हैं? सिंपली वैसे ये पुराने डॉक्यूमेंट्स है। क्या डॉक्यूमेंट्स? जैसे जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा को लेटर लिखा है, वो एक डॉक्यूमेंट है अपने आप में, उस टाइम का एक डॉक्यूमेंट है। कि हो सकता है केवल उसने इतना ही लिखा हो कि इस समय हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, मुझे आपसे मिलने के लिए आना था पर मैं नहीं आ पाया। पर कम से कम ये तो पता चला कि उस साल अकाल था। अच्छा, उसने ये भी लिखा है कि अकाल पड़ा, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तालाब की खुदाई चल रही है, इसलिए मुझे उस पर ध्यान देना है। अपने को ये पता चला कि जब अकाल पड़ते थे तब तालाब खोदे जाते थे ताकि लोगों को रोजगार मिले, मतलब नरेगा। मोदी जी का संसद का भाषण है कि नरेगा राजस्थान के राजाओं की चलाई हुई है, कि राजा महाराजाओं का चलाया हुआ पूरा का पूरा। राजा महाराजाओं ने उस समय इस प्रकार की चीजें बनवाई थी। जैसे मैंने बताया था कि हमारे ये तक डॉक्यूमेंट्स है कि रानियां जहां पर रहती है, रानियां जिस जगह पे रहती है उसको बोलते हैं रानीवास। रानियों का वास है इसलिए क्या हो गया? रणी। या उसको बोलते हैं अंतःपुर। पुर का मतलब होता है किला। पुर का मतलब क्या होता है? किला, फोर्ट। अंत मतलब अंदर, किले के सबसे अंदर रहती है रानियां, इसलिए क्या हो गया? जैसे मुगलों ने बाद में इसका एक नया नाम दिया था अपने
तो रानियों के रहने की जगह हरम, या रानियों के रहने की जगह अंतःपुर, या रानियों की जगह रनेवा। मैं उस दिन ही बात कर रहा था कि एक राजा है, उसके 10-15 रानियां हैं, उसका भाई है, उसके 2-4 रानियां, एक और भाई है, उसके 2-4 रानियां, यूं करके कम से कम 50-60 महिलाएं तो होती, ज्यादा ही होती थी, 100-200 महिलाएं उस रनिवास के अंदर रहा करती थी। उन 100-200 महिलाओं का खाना बनता होगा। अपने घर पे एक दिन यदि 200 गेस्ट आ जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं। किनका खाना कहाँ बनवाएंगे, कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, कितनी मिर्च है, कितनी मिर्च, कितने नमक, कितने मसाले, क्या कैसे करेंगे, सब कुछ है। तो इनका तो डेली बनाना है सुबह शाम। तो कहां से आता होगा, कितना आटा लाना है, आटा खत्म हो गया तो कौन लेके आएगा, कहां से लेके आना है, मसाले कितने आएंगे, क्या बनेगी सब्जी, ये तक हमने मेंशन कर रखा है, रिकॉर्ड से उसके कि आज ये सब्जी बनी थी। इवन ये तक कि इस रानी को ये पसंद थी इसलिए आज ये बनाएगी। तो अपने तो एक जोधपुर के, जयपुर के राजा की बारात जोधपुर गई है, तो उस बारात का वर्णन आप पढ़िए, तो उन्होंने बारात का वर्णन लिखा है। इतने बाराती जयपुर से रवाना होते हैं, बीच में वो बगरू रुकते हैं, यहां बैठने के बाद उन्होंने ये नाश्ता किया, यहाँ से रवाना हुए, यहाँ से रवाना होने के बाद वो किशनगढ़ के आसपास रुके हैं, फिर उन्होंने ये खाना खाया। फिर वो जैसे जोधपुर पहुंचे हैं, ये लोग स्वागत करने के लिए आए थे। फिर उन्होंने लिखा है कि 2 दिन तक वहां हमने क्या खाना खाया है, तो वो लिखते हैं कि 2 दिन तक केवल मिठाइयां मिली, इसलिए तीसरे दिन हमने कहा कि आज कुछ नमकीन होना चाहिए, इसलिए तीसरे दिन बाद में हमें सब्जी रोटी खिलाई गई थी। 2 दिन, अच्छा, इससे हमें पता चलता है अभी तक एक पीढ़ी पहले तक लोग शादी में जाते ही थे मिठाई खाने के लिए, ये अब रिवाज आया कि रोटी सब्जी खाते हैं, वरना लोग कहते हैं कि ब्याह में जाके रोटी कौन खा, मतलब शादी में गए फिर भी रोटी खा के आए, ब्याह का तो मतलब ही कि वहां पे क्या खा के आनी है, मिठाई। दो गए 2 दिन तक हम अब मिठाइयों के नाम लिखेंगे, हमने लड्डू खाए, बूंदी खाई, बालूशाही खाई, बालूशाही होती है बालूशाही, तो हमें बालूशाही मिली थी, तो एक एक मेंशन कर रहे हैं, तो आपने को पता चल रहा है ना। अच्छा, उन्होंने ये तक मेंशन कर रखे हैं कि बालूशाही कौन सी दुकान से मंगाई थी, कौन कारीगर था जिसने अच्छी बालूशाही बनाई थी, अच्छी बालूशाही नहीं बनाई थी, वो सब बातें, वो भी तो रिकॉर्ड से, उस समय क्या चलता था, क्या नहीं चलता था, क्या खाते। अच्छा, उनकी दुकानें तक फिक्स है कि कौन सी दुकान से मसाले आएंगे, हर किसी दुकान से लोगों को जहर मिला दे तो सारे मर जाओ ना, पूरा रनिवास एक साथ सल्टे। तो उन्होंने फलाना आदमी लेके आएगा, यहां से लेके आएगा। अच्छा, रानियों के गहनों की पूरी लिस्ट है, इस रानी के पास में हार था, इसके पास में ये था, इसके पास में ये था, इसके पास में ये था, पूरा का पूरा उन्होंने एकदम वो मेंशन कर रखा है सबका सब। अच्छा, वो रानी मरी तो उसके जो बाकायदा संदूक खोल के देखते कि सारे के सारे पड़े हैं कि नहीं पड़े सारे। अब यदि उसकी बेटी है तो ट्रांसफर होता उसकी बेटी के पास, नहीं है तो राजा जब्त करता, क्यों, जो सारे गहने वो लिए जाएं, राज्य के उसमें डाले जाएं, फिर आगे से हम वापस वितरित करेंगे। ये सब भी तो जानकारी है। अब हो सकता है कहीं पर इस प्रकार की ज्यादा चीजें मिली हो, तो इसका मतलब वो राज्य थोड़ा प्रोस्पर रहा होगा, थोड़ी कम चीजें मिली इसका मतलब गरीब बड़े रहे होंगे, है ना। बहुत सारी, जैसे इन चीजों से कितनी कितनी चीजें पता चली। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में कहानी बड़ी पॉपुलर हुई कि महाराणा प्रताप के पास में धन नहीं था, महाराणा प्रताप के पास में धन नहीं था, और इसलिए भामाशाह ने उनको लाके रुपए दिए थे, फिर वो लड़ पाए थे। जबकि हम बाद में जब पढ़ते हैं तो हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे उदय सिंह, वो पूरे जीवन लड़ते रहे, महाराणा प्रताप पूरे जीवन लड़ते रहे। इसका मतलब इन दोनों को टैक्स लेने का तो मौका ही नहीं मिला होगा, पूरी जिंदगी पहाड़ों में लड़ाइयों में निकाल दी, इसलिए इनको धन इकट्ठा करने का तो मौका नहीं मिला। अच्छा, उदय सिंह के पहले पिताजी सांगा थे, तो सांगा के टाइम में भी खूब लड़ाइयां वड़ाइयां हुई, पर सांगा के टाइम फिर भी राज्य था, मान लेते सांगा के टाइम में टैक्स तो आता होगा। उदय सिंह का टाइम पूरा पहाड़ों में, प्रताप का टाइम पूरा पहाड़ों में, प्रताप के बेटे अमर सिंह का पूरा टाइम पहाड़ों में। अमर सिंह लास्ट 5 सालों में जाके संधि होती है। अब अमर सिंह का बेटा है कर्ण सिंह, कौन है, कर्ण सिंह का बेटा है जगत सिंह। जगत सिंह के टाइम के वर्णन जो मिलते हैं तो उसमें मिलते हैं कि जगत सिंह ने फलानी जगह पे जाके इतने लाख रुपए का दान दिया, तो रुपए कहां से आए जब टैक्स तो आ ही नहीं रहा था। इसका मतलब उनके पास रुपए थे, ये कहानी झूठी है कि उनके पास कुछ ही नहीं था, और ये घास की रोटियां खाने वाली ये बातें सही नहीं है। अच्छा, जगत सिंह का बेटा है राज सिंह, राज सिंह ने एक झील बनवाई है राजसमंद, उसके बाहर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि इसके निर्माण में 1,05,07,426 रुपए लगे हैं। जो भी एग्जैक्ट चकली राशि 1,05,00,000 मुझे याद है, आगे वाला 7,426 को जैसा है, वो इतने रुपए लगे। और पूरा बताया मिट्टी के कितने दिए, ऊंट गाड़ा वाला कितना लेके गया था हमसे, मिस्त्री कितना लेके गया था, जो ईंटें मंगाई थी उनके कितने दिए थे। यदि आप झील बनाने में 1 करोड़ रुपए लग रहे हैं, इसका मतलब रुपए तो थे आपके पास। बहुत सारी बातें बाद में इस प्रकार भी ना, जिस प्रकार से हमें पढ़ाया गया, जिस प्रकार से कहा गया वैसा नहीं है, हिस्ट्री में दूसरे प्रकार की चीजें भी है। ये सब जो चीजें हैं ये कहां से पता चलेगी, आर्काइवल सोर्सेज। कहां से पता चलेगी, आर्काइव, आर्काइवल सोर्सेज। इनका नाम आर्काइवल इसलिए पड़ा क्योंकि कहां रखे जाते हैं, आर्काइव में। 2 बड़े आर्काइव है अपने, जो गवर्नमेंट का आर्काइव है, एक नेशनल आर्काइव दिल्ली और एक अपना स्टेट आर्काइव है बीकानेर। नेशनल आर्काइव कहां पर है, दिल्ली, स्टेट आर्काइव कहां पर है, पर बहुत सारे लोगों ने पर्सनल इस प्रकार के आर्काइव बनाए। हो सकता है एक राजा का कोई मंत्री रहा था, उस मंत्री के पास में कुछ लेटर थे, अब उसका बेटा पोता पड़पोता सड़पोता आगे आते गए, वो लेटर उनके घर पे पड़े रहे। अब देश आजाद हो गया, वो मंत्री नहीं रहे, तो लेटर तो पड़े, उन्होंने संभाल के रख लिए। कईयों के पीछे बेलखनी औलाद भी उन्होंने कबाड़ी को बेच दी, कईयों के थोड़े भले हुए उन्होंने उनको संभाल के रख लिए। जैसे बीकानेर में एक हुए अगरचंद नाहटा,
कौन थे? उनके परिवार के पास पूरा कलेक्शन पड़ा है, तो उसका नाम ही अगरचंद नाहटा कलेक्शन है। अच्छा, मेवाड़ वालों ने इधर उधर से इकट्ठे किया, अपने मेवाड़ वालों ने कि लाहौर है, कोई किसी के पास लेटर हो, किसी गांव में कुछ पड़ा और हो, किसी राजा ने कुछ लिखा हो, कोई और को डॉक्यूमेंट्स अपने को मिलता हो, वो सब बना के उन्होंने उदयपुर के अंदर एक बनाया प्रताप रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बनाया? उनके पास पड़े। जोधपुर वालों ने, जोधपुर के पास में गांव पड़ता है चौपासनी, कौन सा गांव है? वहां की खूब सारे रिकॉर्ड इकट्ठे करके लेके, उसका नाम है राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? मैंने कल आपको बताया था राजस्थान का मतलब आज का राजस्थान नहीं है, राजस्थान का मतलब मालवा भी है। तो मालवा में एक जगह पड़ती है सीतामऊ, कौन सी जगह है? सीतामऊ की राजा ने वहां पर एक बना दिया, उसका नाम है नटनागर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? भगवान कृष्ण को कहते हैं, तो भगवान कृष्ण के नाम पर बना दिया नटनागर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जितने इस प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जितने इस प्रकार के आर्काइव्स है, उनमें जो जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको हम किसके तहत पढ़ते हैं? तो हम दोनों चीज पढ़ेंगे, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहां पर ये पढ़े और ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो इस प्रकार के। पर राज सिंह जी ने मोतियों का तुलादान किया है। तुलादान समझते हो? तुलादान, राजाओं के टाइम क्या, जैसे राजा का बर्थडे है, अब भी होता है ना, नेता को केले से तोला गया, नेता को लड्डुओं से तोला गया, होता है। तो राजाओं के टाइम में ये प्रथा पुरानी है, अपने राजाओं के टाइम की। तो राजा अपने जन्मदिन पर कहता लो मैं दान दूंगा आज, तो मैं बैठा हूं पलड़े में एक तरफ, उधर क्या रखा जाए, तो उधर सब चांदी रखी जाए, और जितनी चांदी उसका दान दूंगा। राज सिंह ने मोतियों का, हीरे मोतियों का तुलादान किया। भारत का एकमात्र राजा इसने हीरे मोतियों का तुलादान कर दिया। कहां से आया था? और राज सिंह के टाइम में तो फिर लड़ाई शुरू है, फिर टैक्स बंद है। बीच में दो ही पीढ़ियां शांति से निकली है, कर्ण सिंह और जगत सिंह की, और जिसमें जगत सिंह कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा दानवीर राजा जगत सिंह हुआ है। जगत सिंह से बड़ा कोई दानवीर ही नहीं हुआ है। अपने उस पर खूब सारे दोहे लिखे गए हैं। अपने झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी, कौन सा है? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी में एक राजा हुआ, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? तो उदयपुर वाटी छोटी जागीर थी, मेवाड़ बहुत बड़ा राज्य था, और मेवाड़ का राजा जगत सिंह। कौन है? जगत सिंह बहुत बड़ा दानवीर था, टोडरमल बहुत बड़ा दानवीर था। तो टोडरमल तो हालांकि अब छोटा राजा है, पर टोडरमल की तुलना की गई है जगत सिंह के साथ। तो किसी एक कवि ने कहा है कि दो उदयपुर उजड़ा, बोलो देखे, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर और ये उदयपुर वाटी, उजला मतलब अच्छे, दो उदयपुर उजड़ा, दो दातार अटल, बोलो। अटल मतलब टलते नहीं, मतलब उनसे दान मांग लिया जाए तो वो मना करते। दो उदयपुर उजड़ा, दो दातार अटल, एक तो राणो जगत सिंह, दूजो टोडरमल। एक तो राणो जगत सिंह, एक तो राणा जगत सिंह हुआ है जो दानवीर है, एक कौन सा है? तो युद्ध बंद होते ही उसने कहा लो मैं दान देता हूं, तो कहां से आए? ये इन सब डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि उनके पास थे, उनके पास इस प्रकार का पहले से संचित धन था जो पड़ा था। इवन जो भामाशाह वाली अपने कहानी है ना, उस कहानी में पूरा ये है कि भाई आपने ये पढ़ते, भामाशाह एक व्यक्ति है जिन्होंने प्रताप को ले जाके अपना धन दे दिया, प्रताप लड़े, यही तो है। भामाशाह के पिताजी थे भारमल। भामाशाह के पिताजी का नाम क्या था? उनका काम ही था मेवाड़ का टैक्स कलेक्ट करना। तो भामाशाह के पिताजी टैक्स कलेक्शन करते थे। अब वो मेवाड़ का जो टैक्स है वो भामाशाह के परिवार के पास है। जब ये लड़ाई हुई है तो भामाशाह उनके पास गए, भामाशाह ने जाकर ये तो मेवाड़ का टैक्स जो आपके पिताजी के टाइम का मेरे पिताजी के पास पड़ा था, और मेरा पर्सनल भी ले लीजिए। तो उन्होंने पर्सनल भी दिया है, पर वो खूब सारा मेवाड़ का टैक्स है। इवन भामाशाह की जब मृत्यु होती है वापस अपनी पत्नी को कह के जाते हैं ये रुपए पड़े हैं राणा जी के पास पहुंचाना, ये टैक्स के पैसे हैं। और भामाशाह का पूरा परिवार उससे पहले भी उसके बाद में मेवाड़ में ये काम करता रहा है। प्रधानमंत्री रहे भामाशाह, उनके बाद इनके एक जीवाशाह, एक अक्षयशाह, पूरा परिवार की परंपरा इसी प्रकार की रही है। तो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तब पता चलता है। तो डॉक्यूमेंट पढ़, मैं तो कहता हूँ आपको कभी समय मिले तो अपने जल महल के ठीक सामने एक म्यूजियम है, संजय शर्मा म्यूजियम है। मैं तो अभी पिछले से पिछले संडे को जाके आया था, 11 तारीख को जाके आया था। क्या गजब म्यूजियम बना रखा है उन्होंने, क्या पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं। इवन डॉक्यूमेंट्स छोड़िए, इन डॉक्यूमेंट्स में लिखते कैसे थे वो तक लिख रखा उन्होंने, कौन से कागज यूज में लेते थे, कौन सी स्याही यूज में आती थी, किस प्रकार कागज था। कागज के पता नहीं कितने प्रकार है, कश्मीर का कागज किस प्रकार का, उस पर लिखने के लिए पेन अलग चाहिए, राजस्थान कागज अलग प्रकार का, उस पर लिखने के लिए पेन अलग चाहिए, मध्य प्रदेश कागज अलग प्रकार का है। कैसे कागज ऐसे रखे जाते हैं कि कई पीढ़ियों तक रह जाएंगे, उन्हें कागज फट नहीं जाए, कैसे इनको रखोगे। वो अब वो कैसे रख रहे हैं, अब क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो वो सारी विधियां उनके पास पूरा 2 मंजिल का बना रखा उन्होंने, सब चीजें, पुराने कपड़े, पुराने राजाओं के काम आने वाली कोई दूसरी चीजें, लिखने के बुर्स वगैरह। अच्छा आज टेबल कुर्सी आई है, पहले भी तो लिखते ही होंगे, किस पे लिखते, कैसे रखते, क्या रखते, सब रख रखा उन्होंने। समय मिले कभी जाइए।